বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कल का यह भाषण क्या गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी चेतावनी थी? आखिर ममता बनर्जी किस पेन ड्राइव का जिक्र कर रही हैं? उस कथित पेन ड्राइव में अमित शाह के बारे में किस लेन देन का राज छिपा है? आखिर उस पेन ड्राइव में शुभेंदु अधिकारी के जरिए किस पैसे का जिक्र कर रही है ममता? वाकई ममता बनर्जी के पास ऐसा कोई पेन ड्राइव है भी, या सिर्फ केंद्र पर दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी ने इतनी बड़ी बात कह दी? सीधे गृह मंत्री अमित शाह को धमकी और चेतावनी दे दी। कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर ईडी के छापों से बौखलाई ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में 6 किलोमीटर तक विरोध मार्च किया और आखिर में भरे मन से अमित शाह को कह दिया कि लक्ष्मण रेखा पार मत करो, नहीं तो मैं आपका भांडाफोड़ कर दूंगी। ममता ने दावा किया कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। ममता ने कहा कि मैं आमतौर पर किसी पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। बहुत बड़ी बात कही है ममता बनर्जी ने, सीधे निशाना अमित शाह पर, और ऐसा पहली बार हुआ है। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बड़े विपक्षी नेता ने सीधे गृह मंत्री पर पैसा लेने का आरोप लगाया है, कोयला घोटाले का पैसा। आज तक विपक्ष के किसी नेता ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे तौर पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया है, और यहां तो मुख्यमंत्री किसी पेन ड्राइव में पैसे के लेन देन के सबूत होने का दावा कर रही हैं। ममता बनर्जी का दावा या बयान तमाम अखबारों से लेकर सोशल मीडिया में छाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। ममता के इस विस्फोटक बयान के बाद लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। क्या वाकई ममता बनर्जी के पास कुछ ऐसा विस्फोटक सबूत है, या फिर ममता ने यूं ही अमित शाह को धमकाने वाला बयान दे दिया ताकि ईडी पर आगे की कार्रवाई न करने का दबाव बने? ममता बनर्जी ने चेतावनी देने वाले लहजे में कहा कि आपको पता होना चाहिए कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, हर चीज का एक संतुलन होता है। अगर आप उस लाइन को पार करेंगे तो संभाल नहीं पाएंगे। देश हित के खातिर मैं चुप हूं, अगर मैंने मुंह खोला तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। मैं देश से प्यार करती हूं, इसलिए ऐसा नहीं कर सकती। ये सब कहने का मतलब क्या है? मतलब यह कि ममता बनर्जी ने अमित शाह को अगर लक्ष्मण रेखा न लांघने की चेतावनी दी तो इसका मतलब क्या है? अगर ममता के शब्दों को गौर करें तो कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। पहला तो यह कि क्या मुख्यमंत्री बिना किसी सबूत के इस तरह के बयान दे रही हैं? सीधे गृह मंत्री पर कोयला घोटाला का पैसा लेने का आरोप लगा रही हैं, और अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी से भी पूछताछ होनी चाहिए कि किस पेन ड्राइव की वो बात कर रही हैं, और अगर ऐसा कोई पेन ड्राइव है, या अगर केंद्रीय गृह मंत्री तक कोयला घोटाले का पैसा पहुंचाने का कोई ऐसा सबूत है तो देश हित में दुनिया के सामने वो क्यों नहीं लाती हैं? और अगर कुछ ऐसा नहीं है तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकती है ममता बनर्जी? ईडी के छापों के बाद सड़क पर उतरना, मार्च करना, छापों के पीछे के संदिग्ध मकसद पर सवाल खड़े करना, यह सब उनका हक है। लेकिन अगर ऐसा कोई बयान दे रही हैं तो हकीकत भी दुनिया के सामने आनी चाहिए। अगर उनके दावे में सच्चाई नहीं है तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि ममता बनर्जी ने ईडी और अमित शाह पर दबाव बनाने के लिए हवा में ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि यह मामूली बात नहीं है। ममता के ऐसे दावों के बाद बीजेपी में खलबली मची है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने कल ही ममता बनर्जी को एक लीगल नोटिस भेज दिया है।
इसमें ममता से 72 घंटे के भीतर अपने दावों के सबूत मांगे हैं। शुभेंदु ने कहा है कि ऐसा न करने पर वह ममता के खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। और शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं, बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कभी ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और उन्होंने ही पिछले चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, शिकस्त दी थी। शुभेंदु अधिकारी किसी जमाने में खुद भी आरोपों में घिरे रहे, बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहे, लेकिन अब बीजेपी के लाडले हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से उनके एडवोकेट सूर्यनील दास ने जो लीगल नोटिस भेजा है ममता बनर्जी को, 9 तारीख इस पर पड़ा है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने साफ साफ मेरे क्लाइंट का नाम लिया और ऐसे बयान देते हुए अपने गंदे इशारे और भद्दे इशारे भी किए हैं, जिससे मेरे क्लाइंट को गोद में लिया हुआ बच्चा, चूंकि उन्होंने कहा एडॉप्टेड सन है अमित शाह के, ऐसा उन्होंने कहना और इसी तरह की दूसरी बातें शामिल हैं। ऐसी भाषा और व्यवहार किसी राज्य के मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सही नहीं है। आपसे उम्मीद की जाने वाली मर्यादा और गरिमा और संयम के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। मेरे क्लाइंट को की इमेज को बदनाम करने, जनता की नज़र में उनकी इमेज खराब करने के इरादे से ये सब कही गई है। आरोप साफ नहीं है, बिना किसी ठोस सबूत के झूठे हैं और इनका कोई कानूनी तथ्यात्मक आधार नहीं है। इंग्लिश में नोट है, जिसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। इंग्लिश में ये मानहानि का जो नोटिस है, ये सिर्फ आपके बदले की भावना के मकसद से की गई है और उसके बाद इसी में पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए की गई है। इसमें है कि मेरे क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तुरंत किसी भी हालत में नोटिस मिलने के 72 घंटे के अंदर मेरे क्लाइंट को उन सभी डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल्स और कहे जाने वाले सबूतों की पूरी डिटेल्स दें जिनके बारे में आपने दावा किया है। और इस तरह से एक तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि आपको चेतावनी दी जाती है कि तय समय के अंदर ऐसे कहे गए सबूत देने में कोई भी नाकामी, लापरवाही या मना करने पर मेरे क्लाइंट को आपके खिलाफ सही सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसमें खर्च और नतीजों का पूरा रिस्क आपका होगा। तो एक तरह से ये लीगल नोटिस है और साफ कि 72 घंटे में आप जवाब दीजिए, सारी जानकारी क्या है आपके पास, नहीं तो मुकदमे के लिए क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल डिफेमेशन सूट के लिए तैयार रहिए। ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लिखा गया। अब ये लड़ाई पश्चिम बंगाल में, चूंकि 3 महीने बाद चुनाव है, केंद्र वर्सेस ममता बनर्जी की लड़ाई एकदम ऐसी आर पार की लड़ाई है जिसका ट्रेलर हमने कल देखा पश्चिम बंगाल की सड़क पर, कोलकाता की सड़क पर ममता बनर्जी को, और उसके बाद दिल्ली में टीएमसी सांसदों को, और उसके पहले परसों जब आईपैक संस्था टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाती है और उस संस्था के दफ्तर पर और उस संस्था के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर जब छापा मारा गया और ममता बनर्जी का वहां पहुंचना, घंटों वहां रहना, और ममता बनर्जी एक फाइल फोल्डर लेकर वहां से निकली, जो तस्वीरें आपने देखी होगी परसों और कल के वीडियो में भी, और उसके बाद यह कहना ममता बनर्जी का कि मेरे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी, चुनाव की स्ट्रेटजी, वोटर के बारे में जानकारी, ये सारी जानकारियां जो टीएमसी से जुड़ी जानकारियां थी, उसको, उन फोल्डर को, फाइल को जब्त करने के या अपने कब्जे में लेने के इरादे से ईडी ने वहां छापा मारा था। ममता का आरोप है और इसी वजह से ममता ने वहां से फाइलें हटाई या फाइलें लेकर वहां से निकल गई। काफी नोकझोंक की खबरें भी आई, और जब ममता बनर्जी गई थी वहां छापे वाली जगह पर, तो उनके साथ राज्य के डीजीपी और कुछ आला अधिकारी, उनके लाव लश्कर के बहुत सारे अधिकारी थे। तो अब कल ही यह खबर आई कि ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ मुकदमा कर दिया, 2 एफआईआर दर्ज की ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। और दूसरी जानकारी आई कि ईडी ने कल ही कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ईडी की तरफ से कहा गया कि ममता बनर्जी एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद भी, जिस तरह से ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा और दूसरों के खिलाफ डिजिटल और सबूतों की चोरी, केंद्र सरकार के अधिकारियों को गलत तरीके से रोकने, कैद करने और कानून तोड़ने के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए, ऐसी अर्जी के साथ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची थी ईडी। क्या हुआ हाईकोर्ट में, बताने से पहले दिलचस्प बात यह है कि जिस आईपैक पर ईडी ने छापा मारा, वो आईपैक, उसके जो मुखिया कर्ता धर्ता डायरेक्टर ही थे, लेकिन प्रमुख चेहरा, मुखिया इसलिए कह रहा हूं, प्रमुख चेहरा आईपैक की पहचान प्रशांत किशोर से थी, प्रशांत किशोर की पहचान आईपैक से थी, और प्रशांत किशोर ही 2021 में पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बैठकर टीएमसी के लिए रणनीति बना रहे थे। और प्रशांत किशोर उसके बाद
उन्होंने एक तरह से आईपैक से नाता तोड़ने का ऐलान किया और उसके बाद बिहार चुनाव में कैसे कूदे, जनसुराज पार्टी बनाई, 2 साल से बिहार में जनसुराज के बैनर तले काम करते रहे और आखिर चुनाव में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई और जीरो पर रह गए, वो अलग बात है। लेकिन टीएमसी का कहना है, टीएमसी के प्रवक्ता का एक बयान है, टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रहा हूं, उनका कहना है कि आईपैक मतलब प्रशांत किशोर था और टीएमसी ईडी ने 2020 के केस में यह जांच पड़ताल शुरू की, छापा मारा कि कोयला घोटाले का पैसा हवाला के थ्रू आईपैक में पहुंचा। 20 करोड़ कहा जा रहा है, 20 करोड़ पहुंचा, करोड़ों रुपए की वसूली उगाही हुई कोयला घोटाले में, एक सिंडिकेट काम कर रहा था और 20 करोड़ आईपैक में पहुंचा। आईपैक वो कंपनी, वो कंसल्टेंसी फर्म जो टीएमसी की चुनावी रणनीति में मदद करती है और आईपैक से प्रशांत किशोर का रिश्ता 20, 21, 22 में था और यह मामला 20 का है। तो टीएमसी के नेताओं को कहना है कि ईडी आईपैक के मौजूदा डायरेक्टर को टारगेट कर रही है, लेकिन इसके फाउंडर प्रशांत किशोर को नहीं। टीएमसी के मुताबिक ईडी का केस 2020 का है, तब आईपैक के मुखिया प्रशांत किशोर थे। फिर ईडी प्रतीक जैन को क्यों टारगेट कर रही है, प्रशांत किशोर को क्यों नहीं? टीएमसी के प्रवक्ता का कहना है कि वजह यह है कि प्रशांत जैन मतलब प्रतीक जैन बंगाल में टीएमसी की मदद कर रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाकर विपक्ष के वोटों का बंटवारा किया और बिहार में बीजेपी की मदद की। यह आरोप टीएमसी के नेता लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के रहते अगर यह मुकदमा हुआ और अगर प्रशांत किशोर के आईपैक में रहते अगर यह केस दर्ज हुआ तो इतने सालों बाद अब फाइलें खोलकर प्रतीक जैन के पीछे तब पड़ रहे हैं जब प्रशांत किशोर उससे दूरी बना चुके हैं। यह टीएमसी का कहना है। और अब कोर्ट की बात, जो कोर्ट में हुआ कल के वीडियो में भी वैसे मैंने बताया था कि कल जब अदालत का दरवाजा खटखटाया ईडी ने, उससे पहले ममता ने एफआईआर कर दिया 2 थानों में ईडी अधिकारियों के खिलाफ कि अनधिकृत रूप से ट्रेसपासिंग जो होता है, पहुंचना, कुछ फाइलें चुराना और इस तरह के तमाम आरोपों के साथ। तब ईडी ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, एजेंसी ने कहा गलत इरादे से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के फाइनेंशियल लेन देन की पीएमएलए के तहत जांच की थी और कई सालों से ये टीएमसी और बंगाल सरकार से जुड़ी है। और 28 पेज का एक पिटीशन आईपैक से जुड़े पतों की ईडी की तलाशी में ममता और पुलिस अधिकारियों की कथित गैर कानूनी और गैर संवैधानिक दखल के जवाब में तैयार करके फाइल की गई थी। लेकिन कोर्ट में बड़ा दिलचस्प मामला हो गया कल। हाईकोर्ट में इतनी भीड़ हो गई कि न्यायमूर्ति सुब्रा घोष की अदालत में सुनवाई होनी थी, 2 बजे दोपहर में अपने चैम्बर में पहुंची और इतनी भीड़ जमा हो गई कि जस्टिस सुब्रा घोष ने कहा कि आप लोग जो वकील जिनका मुकदमा है वो यहाँ रहें, जो पार्टी हैं वो यहाँ रहें, बाकी खाली कर दें। लेकिन वहीं वकीलों में काफ़ी धक्का मुक्की और एक तरह से तू तड़ाक जैसी स्थिति हो गई, काफ़ी हंगामा हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 मिनट में खाली करने का वक्त दिया, लेकिन उसके बाद भी वकील बाहर नहीं गए, वहीं भिड़ गए और उसके बाद क्षुब्ध होकर जो जस्टिस हैं उन्होंने 14 तारीख तक के लिए सुनवाई टाल दी। वो अपने कोर्ट रूम से बाहर चली गई क्योंकि दोनों तरफ से वहां जबरदस्त पोस्टिंग थी। ये तो वहां कोर्ट में ईडी ने, इसमें कोई शक नहीं कि 5 साल पुराने केस में चुनाव से ठीक 3 महीने पहले अगर ईडी बंगाल पहुंची है और ईडी ने इस तरह से कंसल्टेंसी फर्म को, उस फर्म को जो टीएमसी की मददगार फर्म है, उस पर छापे मारे, तो ईडी की मंशा संदिग्ध है। इस पर हम लोग बहुत बार बात करते रहे। ईडी का यही तरीका है और ईडी इसी तरह से विपक्ष शासित राज्यों में चुनाव से पहले विपक्षी दलों के दफ्तरों में या विपक्षी दल के नेताओं के पीछे ईडी पड़ती है, छापे मारती है, उन्हें परेशान करती है। ये कोई नई बात नहीं, इस पर बहुत बार बात हो चुकी। अब बात आती है कि यहां से आगे का रास्ता क्या ममता बनर्जी के इस बयान के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अगर उन्हें लीगल नोटिस भेजा है, क्या कोई एफआईआर दर्ज हो सकती है? क्या ममता बनर्जी के खिलाफ कोई क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दर्ज हो सकता है? क्या शुभेंदु अधिकारी इस मामले को या केंद्रीय गृह मंत्रालय के इशारे पर ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा क्योंकि इस बार बहुत बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है सीधे सीधे अमित शाह पर। यह भी बात कही जा रही है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से ईडी के उस छापे का प्रतिवाद किया, क्योंकि ईडी की मंशा, ईडी का तरीका बीते 10 से 11 सालों से ऐसे ही रहा है, इसलिए वहां तक तो चलिए उन्होंने प्रतिवाद किया। लेकिन क्या यह तनातनी सही है, इसको लेकर भी तमाम तरह की राय है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ईडी के रवैये के खिलाफ, ईडी के तरीकों के खिलाफ विपक्ष को लड़ना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक न्यूनतम मर्यादा होती है। आज मैं देख रहा हूं द
इंडियन एक्सप्रेस ने एक एडिटोरियल छापा है कि आपकी एजेंसी बनाम मेरी एजेंसी नहीं होना चाहिए। विपक्ष को बीजेपी की लीडरशिप वाली पॉलिटिकल सरकार द्वारा सेंट्रल एजेंसियों के हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर सवाल उठाना चाहिए, वैसे ही जैसे यूपीए के ज़माने में सीबीआई को पिंजरे में तोता कहा गया है। लेकिन बनर्जी के तरीकों से उनके केस और अपने मकसद को कमज़ोर करने का खतरा है। वो चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी चीफ नहीं। सही प्रोसेस को बाईपास करने का रिस्क नहीं उठाना चाहिए। ऐसी भी राय अलग अलग लोगों की है, अलग अलग तरह से इस पे अखबारों में एडिटोरियल है। लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष का नेता कोई करे क्या अगर केंद्रीय एजेंसियां इस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है। बात वहीं खत्म करने से पहले कि ममता बनर्जी का यह बयान क्या टकराव के किसी क्लाइमेक्स की तरफ जा सकता है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले 72 घंटे या अगले 4 दिनों में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को मैं ही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।